गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑपरेशन रिसर्च में हम आज लीनियर प्रोग्रामिंग सिंप्लेक्स मेथड का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरे पिछले लेक्चर्स में लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफिकल मेथड पढ़ा था आपने, जिसके मैंने मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन में हम ग्राफ से किस प्रकार एलपी प्रोग्राम सोल्व करते हैं ये आपको समझाया था। आज हम इसका दूसरा जो मेथड है सिंप्लेक्स मेथड, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है, यदि चरों की संख्या 2 से अधिक हो तो हम रैखिक प्रोग्रामन के प्रश्नों को हल करने के लिए रेखाचित्र विधि का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में रैखिक प्रोग्रामन के प्रश्नों के हल के लिए बीजगणितीय विधियों का प्रयोग हमें करना होता है। रेखीय प्रोग्रामन के प्रश्नों के हल के लिए जितनी भी विधियाँ उपलब्ध हैं, उनमें सिंप्लेक्स की विधि जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वह सबसे उपयुक्त व सर्वाधिक व्यापक विधियों में मानी जाती है। रेखीय प्रोग्रामन के अंतर्गत आने वाले हर प्रकार के प्रश्नों का हल इस विधि से हम कर सकते हैं। अर्थात सिंप्लेक्स विधि में हमारे पास वेरिएबल 2 हैं तो भी हल हो जाएगा, 3 है तो भी हो जाएगा, 4 है तो भी हल हो जाएगा। कैसे भी समस्या हो, कैसा भी वेरिएबल हो, सिंप्लेक्स विधि से हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। सिंप्लेक्स मेथड इज बेस्ड ऑन द assumptions that the optimum solution to a linear programming problem, if it exists, will always be given by one of the corner points of the set of all feasible solutions। अर्थात सिंप्लेक्स की विधि इस मान्यता पर आधारित है कि रेखीय प्रोग्रामन के किसी भी प्रश्न का अनुकूलतम हल, यदि वह निकल सकता है, अर्थात यदि हल संभव है, सदैव संभाव्य हलों के समुच्चय के शीर्ष बिंदु द्वारा ही दिया जा सकता है। जैसा कि आपने इस डेफिनेशन में पढ़ा है, तो हमें संभाव्य हलों के समुच्चय के शीर्ष बिंदु देखने होंगे और हमें अनुकूलतम हल ज्ञात करना होता है। सिंप्लेक्स विधि में परिकलन विधि एक पुनरुक्ति विधि है, इंटरेटिव मेथड है, और इस विधि का विकास जॉर्ज बी डेंटजिंग ने 1947 में किया था। दिस मेथड originated in 1947 by George B. Dentjing, Marshall Wood and their other associates। तो ये विधि एक अच्छी विधि है और इनके नाम से जानी जाती है। इस विधि में हम प्रारंभिक आधारीय सुसंगत हल, जो कि सुसंगत हलों के समुच्चय का कोई शीर्ष बिंदु होता है, से प्रारंभ करके अनुकूलतम हल के लिए अन्य शीर्ष बिंदुओं पर लक्ष्य फलन के मान का आकलन करते हुए शीर्ष बिंदुओं की खोज तब तक जारी रखते हैं जब तक कि यह ज्ञात न हो जाए कि लक्ष्य फलन के मान में अब और अधिक सुधार संभव नहीं है। तो ये एक तरीके से प्योर बीजगणितीय विधि है। इसको हम बहुत सरल तरीके से आज पढ़ना चाहते हैं कि सिंप्लेक्स विधि से हम किस प्रकार से हमारी रेखीय समस्याओं का हल करें। तो विद्यार्थियों, ये जो विधि है इसमें भी हम 2 प्रकार से समाधान कर सकते हैं। पहला है मैक्सिमाइजेशन, अर्थात अधिकतमीकरण। बहुत सी कंपनियों को अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने होते हैं, अपने सेल मैक्सिमाइज करनी होती हैं, गेम्स में गोल मैक्सिमाइज करने होते हैं, रन मैक्सिमाइज करने होते हैं, एक विक्रेता को अपने सेल मैक्सिमाइज करनी होती है। तो मैक्सिमाइज प्रॉब्लम में हम इसका हल कर सकते हैं। दूसरा इसका मेथड है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। कुछ परिस्थितियों में हमें कॉस्ट मिनिमाइज करनी होती है, या हमारा टाइम मिनिमाइज करना होता है, या डिस्टेंस मिनिमाइज करनी है, तो मिनिमाइज मेथड भी इसमें हम यूज करते हैं। तो सिंप्लेक्स मेथड 2 तरीके से कर सकते हैं, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के रूप में और सेकंड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के रूप में। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी का हम यूज करते हैं जो हम अभी पढ़ना चाहते हैं। पहली टर्म आती है हमारे सामने, वो मैंने लिखा की कॉलम, अर्थात मूल स्तंभ। विद्यार्थी को हमें एक टेबल बनानी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और उस टेबल में हम सॉल्यूशन के लिए शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति याद करेंगे जो भी हमें समझनी है। तो शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति में जो सबसे बड़ी पॉजिटिव राशि होती है उसे मूल स्तंभ कहते हैं। यदि हमारी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तो शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति में सबसे बड़ी पॉजिटिव जो राशि है उस कॉलम को हम की कॉलम के नाम से जानते हैं। ये हम अपने एग्जाम्पल्स में जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दूसरी टर्म आती है की रो। ये कैसे याद करिए समझना अपने को, मूल चरों की मात्राओं में मूल स्तंभ से संबंधित अंकों का भाग देकर जिस पंक्ति में सबसे छोटा अनुपात आता है उस पंक्ति को मूल पंक्ति कहते हैं।
अर्थात हमारा जो की कॉलम हमने जब तय कर लें तो की कॉलम के पैरेलल में जो क्वांटिटी हम दिखा रखी है उसमें हम की कॉलम के जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनका भाग देकर हम रेशियो निकालेंगे और जिस कॉलम में लीस्ट पॉजिटिव रेशियो आएगा उस रो को हम की रो के नाम से जानते हैं। फिर आता है की नंबर। की कॉलम और की रो का जो इंटरसेक्शन बनेगा, अर्थात मूल स्तंभ और मूल पंक्ति के कटाव बिंदु वाले अंक को हम मूल अंक अर्थात की नंबर के नाम से जानते हैं। चौथी टर्म आती है हमारे सामने मेन रो। जिस पंक्ति को नवीन सिंप्लेक्स तालिका में पुरानी तालिका के अंकों के स्थान पर बदल देते हैं उसे हम मुख्य पंक्ति कहते हैं। अर्थात जब हम नई सिंप्लेक्स तालिका बनाएंगे तो पुरानी तालिका के अंकों के स्थान पर जब बदल देते हैं तो नई जो तालिका में रो बनेगी वो हमारी मेन रो कहलाएगी। स्लैक वेरिएबल्स स्टूडेंट्स, हम इसको अप्रयुक्त स्तर कहते हैं। मान लीजिए हमने लेस देन इक्वल टू चिन्ह है हमारा और हमने लिखा मात्रा लिख रखा, मान लीजिए सामने कुछ भी लिख रखा, 100 लिख रखा है, तो हम 100 या उससे कम यूज कर सकते हैं। तो जो बची हुई मात्रा है इसको हमें इस इक्वेशन को हमें बराबर करने के लिए जो हम वेरिएबल जोड़ते हैं उसको हम स्लैक वेरिएबल अर्थात अप्रयुक्त स्तर के नाम से जानते हैं। एक होता है सरप्लस वेरिएबल। हमारे किसी इक्वेशन में अगर मोर देन इक्वल टू का चिन्ह है, इसका अर्थ है कि हम इस मात्रा से अधिक या बराबर हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम अधिक यूज करें तो वो जो आधिक्य है उस आधिक्य को हम सरप्लस वेरिएबल के नाम से जानते हैं। फिर आता है नेट इवैल्यूएशन रो, शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति। इस पंक्ति में तालिका में किए गए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अधिक अंकों का मान निकाल लेते हैं। अर्थात हम एक तो CJ निकालते हैं और एक निकालते हैं हम ZJ। CJ में से ZJ घटा दें तो जो अंतर आएगा वो हमारा शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति के अंक कहलाएंगे और शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति के आधार पर ही हमें की कॉलम का निर्धारण करना होता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो मैंने आपको बताई, वो हमारे इस सिंप्लेक्स मेथड में काम आती हैं। आज हम समझते हैं कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में सिंप्लेक्स मेथड हल करने की क्या प्रक्रिया रहेगी। तो ये स्टूडेंट्स, इस चार्ट के द्वारा हम इसको भली बात समझ सकते हैं। स्टेप वाइज चलना है। हमारा पहला स्टेप है सेटअप इनिशियल टेबल, एग्जामिन द एलिमेंट्स ऑफ नेट इवैल्यूएशन रो। हमें सबसे पहले प्रारंभिक तालिका बनानी है। ये तालिका कैसे बनाएंगे ये मैं एग्जाम से समझाऊंगा आपको। जितने भी हमारे वेरिएबल्स है उनके आधार पर एक प्रारंभिक तालिका हम बनाएंगे। वो तालिका बनाने के बाद में हमें उस तालिका की सबसे अंतिम पंक्ति होती है शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति, तो हम शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति का मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन करें तो हमारे सामने दो स्थितियाँ आएंगी। पहला है इफ़ देयर एनी पॉजिटिव एंट्री इन द नेट इवैल्यूएशन रो, अर्थात हमारी शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति में क्या कोई धनात्मक अंक है। यदि नहीं है तो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ जाएगा। ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, रीड द क्वांटिटी कॉलम कॉन्स्टेंट्स, अर्थात हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया है। और अगर इफ देयर एनी पॉजिटिव एंट्री इन द नेट इवैल्यूएशन रो हमारा आंसर येस आए तब हम आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द कॉलम हैविंग लार्जेस्ट पॉजिटिव एलिमेंट, इट विल बी की कॉलम, अर्थात शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति का सबसे बड़ा जो अंक है पॉजिटिव अंक हम उसका चयन करेंगे और उस कॉलम को हम की कॉलम के नाम से जानेंगे। स्टेप नंबर 4, डिवाइड द एंट्रीज ऑफ क्वांटिटी कॉलम बाय द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ की कॉलम, सेलेक्ट लीस्ट पॉजिटिव रेशियो, इट विल गिव की रो। अर्थात स्टेप 4 में हम क्या काम करेंगे समझिए। हमें क्वांटिटी का जो कॉलम है उस कॉलम में प्रत्येक मात्रा में संबंधित जो हमारा मूल स्तंभ का अंक है उसका हम भाग देंगे और भाग देके हम रेशियो निकालेंगे। सबसे लास्ट में राइट साइड में एक रेशियो कॉलम बनाएंगे, अर्थात क्वांटिटी डिवाइड बाई करस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ की कॉलम, तो रेशियो आ जाएंगे। और हमें सेलेक्ट करना है लीस्ट पॉजिटिव रेशियो, नेगेटिव नहीं लेना है, केवल पॉजिटिव रेशियो लेना है। और जो लीस्ट पॉजिटिव रेशियो अर्थात सबसे छोटा पॉजिटिव रेशियो है वो जो पंक्ति है वो की रो कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स आपके सामने की कॉलम भी आ गया और की रो भी आ गई। द नंबर विच लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ की रो एंड की कॉलम इज द की नंबर, अर्थात दोनों के बीच में जो नंबर आ गया है, इधर से कॉलम इधर से रो, इनके बीच में आ गया वो की नंबर है। इसको हम एक गोलाकार के रूप में दर्शा देंगे। स्टेप नंबर 5,
डिजाइन ए न्यू टेबल इन द प्रोग्राम वेरिएबल कॉलम, रिप्लेस द आउटगोइंग वेरिएबल बाय द न्यू इनकमिंग वेरिएबल। विद्यार्थियों, जो पॉइंट नंबर 5 है, ये कहता है कि आप नई तालिका बनाइए और हमें क्या काम करना है समझिए। जो की रो थी वो आउट हो गई, नई तालिका में की रो वाला वेरिएबल आउट हो गया है और जो की कॉलम है वो इनकमिंग वेरिएबल हो जाएगा। तो हम रिप्लेस कर देंगे, की रो वाले में की कॉलम वाले वेरिएबल को हम रख देंगे। तो ये स्टेप नंबर 5 हो गया। स्टेप नंबर 6 में आ जाइए। डिवाइड द की रो एलिमेंट्स बाय की नंबर टू ऑब्टेन द करस्पेंडिंग न्यू एलिमेंट्स। अर्थात हमारा जो डिवाइड द की रो एलिमेंट, अर्थात मूल पंक्ति में जो अंक हैं उन सब में आपको मूल अंकों का भाग देना है और नई तालिका में उसी स्थान पर आपको प्रतिस्थापित कर देने। हमारी जो भी तालिका है उसमें जो मूल पंक्ति आपने बनाई है उस मूल पंक्ति के सभी अंकों में मूल अंक का भाग दे दीजिए और नई तालिका के वो सभी एलिमेंट्स निकल जाएंगी। इस तरीके से हमें पॉइंट नंबर 6 करना है। एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूँ, मूल स्तंभ के सभी अंक हम 0 कर देंगे। अर्थात जो मूल स्तंभ बनाया है उनके बाकी जितने भी अंक हैं उनको हम 0 कर देंगे। अब आइए स्टेप नंबर 7। एक फॉर्मूला लिखा है इसमें कि ऑल अदर एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाई दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से याद करेंगे। न्यू एलिमेंट इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा ओल्ड एलिमेंट माइनस, अर्थात पुरानी तालिका में जो अंक दे रखा है पुराना अंक उसमें जो माइनस करना है, करस्पेंडिंग एलिमेंट ऑफ की रो इंटू करस्पेंडिंग एलिमेंट्स ऑफ की कॉलम डिवाइड बाई की नंबर। हमारी पुरानी तालिका में जो अंक है उस अंक में से घटाना है मूल पंक्ति का संबंधित अंक इंटू मूल स्तंभ का संबंधित अंक अपन की नंबर। इस तरीके से हमें बाकी अन्य अंक निकाल लेने हैं। ऐसा करने से हमारी सेकंड तालिका बन जाएगी। जब सेकंड तालिका बन जाए तो वापस हम पॉइंट नंबर 2 में आएंगे। पॉइंट नंबर 2 हमारा कहता है इफ देयर इज एनी पॉजिटिव एंट्री इन द नेगेटिव रो, क्या हमारी शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति में कोई पॉजिटिव अंक है? यदि है तो हमें फिर आगे इसी तरीके से बढ़ना है और अगर नहीं है तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस मेथड से हमें मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को सोल्व करना है। द वेरिएबल एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द की रो इज द आउटगोइंग वेरिएबल, अर्थात की रो जो है मैंने आपको बताया वो आउटगोइंग वेरिएबल में आएगी और की कॉलम है वो इनकमिंग वेरिएबल में अपने को दिखाना होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 तरह की प्रॉब्लम आएंगी, एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, एक आती है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम में हमें चिन्ह मिलेंगे। मान लीजिए प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है, किसी समीकरण में चिन्ह दे रखा है लेस देन इक्वल टू, या किसी में चिन्ह दे रखा है मोर देन इक्वल टू, या किसी में दे रखा है इक्वल। ये हमारी इनइक्वलिटीज़ हैं। तो हमें किसी भी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में या तो ये चिन्ह मिलेगा या ये मिलेगा या ये मिलेगा, किसी भी एक प्रकार का चिन्ह हमें मिलेगा या इससे अधिक प्रकार के चिन्ह मिल सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 तरह के चिन्ह हमारे किसी भी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो जब हम इसको सिंप्लेक्स विधि में चेंज करें तो क्या करना है, हमें इसकी जगह बराबर रखना होगा। तो बराबर रखने के लिए इसको तो हटा देंगे हम, इसको हटाना क्या करें, देन प्लस स्लैक वेरिएबल, हम स्लैक वेरिएबल जोड़ेंगे और फिर इक्वल का चिन्ह हो जाएगा। अगर हमारे किसी समीकरण में ये चिन्ह है तो हम सरप्लस वेरिएबल तो घटाएंगे और आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ेंगे। ये काम हमें करना होगा। और अगर हमारे किसी इक्वेशन में बराबर का चिन्ह दे रखा है तो हम क्या काम करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल उसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 काम करने हैं। अगर ऐसा समीकरण है तो स्लैक वेरिएबल प्लस करना है, ऐसा अगर आपका साइन है तो सरप्लस माइनस करना है और आर्टिफिशियल जोड़ना है, और केवल बराबर का चिन्ह है तो केवल आर्टिफिशियल जोड़ना होता है। मान लीजिए हमारी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है और किसी समीकरण में आपको ये लेस देन इक्वल टू चिन्ह मिल गया तो यही काम करना है, स्लैक वेरिएबल जोड़ना है उसमें। मोर देन इक्वल टू चिन्ह मिल जाए मिनिमाइजेशन में तो हमें सरप्लस वेरिएबल घटाना है और आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ना है, और अगर बराबर का चिन्ह है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ना है। तो स्टूडेंट्स, आपने समझा होगा, प्रॉब्लम चाहे मैक्सिमाइजेशन की हो, प्रॉब्लम चाहे मिनिमाइजेशन को हो, अगर हमारी इनइक्वलिटीज इस प्रकार की हैं तो हमें ये काम करना होगा, चाहे प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की हो चाहे मिनिमाइजेशन की। तो स्लैक, सरप्लस, आर्टिफिशियल वेरिएबल का संबंध इनइक्वलिटीज साइन से है, न कि मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम से। ये अपने को ध्यान रखना है। आर्टिफिशियल वेरिएबल भी हमारा मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो स्लैक वेरिएबल लिया है वो भी मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो सरप्लस वेरिएबल लिया है हमने, सरप्लस वेरिएबल भी हमारा मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हमारी कुछ कंडीशंस हैं जो सिंप्लेक्स में आप क्वेश्चन चेंज करेंगे तो आपको फॉलो करनी होती हैं। तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। मैंने आपके सामने एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम रखी है।
मैक्सिमाइज जेड 4x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू जो हमारे प्रतिबंध हैं 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 30, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 24, x1 x2 मोर देन इक्वल टू 0। ये हमारी मैक्सिमाइज प्रॉब्लम है। इसको हम सिंपलेक्स में कैसे बदलें? तो इसका सिंपलेक्स मेथड ये होगा। इसको मैं आपको सिंपलेक्स में कैसे चेंज करेंगे बताया है। हमें पता है कि इसमें चिन्ह लेस देन इक्वल टू आए हैं, तो मैंने आपको ये बताया था कि लेस देन इक्वल टू चिन्ह आते हैं तो हमें स्लैक वेरिएबल जोड़ने होंगे, अर्थात 30 और इस इधर वाली संख्या में जो डिफरेंस है वो स्लैक वेरिएबल है। तो एक स्लैक वेरिएबल इस समीकरण में आएगा, एक इसमें आएगा। इसमें आएगा उसको हम S1 कहेंगे, इसमें आएगा उसको हम S2 कहेंगे। तो मैक्सिमाइज इट 4x1 प्लस 3x2 तो रहेगा ही। अब चूंकि हमने दो स्लैक वेरिएबल लिए हैं तो इसका गुणांक लाभ 0 होगा, प्लस 0 S1 प्लस 0 S2। अब हम सब्जेक्ट टू में आएंगे, 2x1 प्लस x2 चलिए लेस देन इक्वल टू का है तो प्लस S1 बराबर 30 करेंगे, अर्थात इसमें जो कमी थी वो हमने इससे पूरी कर दी S1 लगा करके। दूसरा समीकरण है x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 24, तो x1 प्लस 2x2 रहेगा ही। अब चिन्ह लेस देन इक्वल टू आया है तो हमें स्लैक वेरिएबल जोड़ना है, तो जब ये 1 था तो इसको मैंने नाम 2 कर दिया है, बराबर का चिन्ह लगा के चॉइस कर देंगे। और x1 x2 S1 S2 मोर देन इक्वल टू 0। तो किसी भी क्वेश्चन को जब आप सिंपलेक्स में से सॉल्व करें और ये चिन्ह आ जाएं तो हमें स्लैक वेरिएबल उस समीकरण में जोड़ना होगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और फिर बराबर का चिन्ह लगाकर हम तालिका बनाकर सवाल को सोल्व करेंगे। तो ये मैंने आपके सामने रखा है कि मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम। अब एक लेते हैं मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम लिए मैंने लिखा मिनिमाइज जेड, अर्थात न्यूनतमीकरण की समस्या है। 60x1 प्लस 80x2 सब्जेक्ट टू है x2 मोर देन इक्वल टू 200, x1 लेस देन इक्वल टू 400, x1 प्लस x2 इक्वल टू 500, x1 x2 मोर देन इक्वल टू 0। स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है और मैंने इसमें तीनों चिन्ह यूज किए हैं, मोर देन इक्वल टू का भी है, लेस देन इक्वल टू का भी है और इक्वल का भी है। तो जैसा मैंने आपको बताया चार्ट के द्वारा वैसे हल करना है। अगर चिन्ह मोर देन इक्वल टू का आएगा तो आपको सरप्लस वेरिएबल लेस करना होगा और आर्टिफिशियल जोड़ना होगा। अगर चिन्ह लेस देन इक्वल टू का है तो हमें स्लैक वेरिएबल जोड़ना होगा, और अगर केवल बराबर का चिन्ह आ गया तो हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ना होगा। क्रम इनके बदलते रहेंगे, ध्यान रखिए आप। तो देखिए हमने देखा कि दोनों में ये चिन्ह है से, तो यहाँ हमें लेना है सरप्लस वेरिएबल, यहाँ लेना है सेलेक्ट वेरिएबल, यहाँ लेना है आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो समझ देखिए 60x1 प्लस 80x2 तो रहेगा ही। अब प्लस 0 S1, पहले वाले में हमने लिया सरप्लस वेरिएबल, गुणांक 0 होगा। दूसरे वाले में भी लिया हमने तो 0 S2, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ चूंकि चिन्ह मोर देन इक्वल टू का चिन्ह था तो आर्टिफिशियल लिया हम लेंगे इसमें, तो आर्टिफिशियल को नाम दिया A1 और A2। और याद रखना स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल वेरिएबल का लाभांश हम लेंगे एक बिग एम के आधार पर, अर्थात एक बहुत बड़ी संख्या है, ये आपको लेके चलना है। सब्जेक्ट टू में आ जाइए, x2 था, चिन्ह हमारा मोर देन इक्वल टू का है तो माइनस सरप्लस वेरिएबल प्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल बराबर 200 हो जाएगा। अब x1 में ये चिन्ह है तो यहाँ पर आपको स्लैक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, x1 प्लस S2 बराबर 400 हो जाएगा। यहाँ केवल बराबर का चिन्ह है तो x1 प्लस x2 प्लस A2, क्योंकि A1 यहाँ आ चुका तो हम यहाँ A2 लेंगे बराबर 500। और फिर हम देख रहे हैं कि x1 x2 S1 S2 A1 A2 मोर देन इक्वल टू 0, अर्थात ये सभी हमारे अऋणात्मक होते हैं, 0 या उससे बड़े होने चाहिए। तो इस समस्या में मैंने तीनों चिन्ह आपको लेके बताए कि हमें कन्वर्ट करना होगा। तो नीचे जो मैंने सॉल्यूशन दिया है ये हमारा इसका सिंप्लेक्स स्वरूप है, फॉर्मेशन ऑफ सिंप्लेक्स है। तो इस तरीके से हल करके हम फिर तालिकाओं के द्वारा हल करेंगे। तो आज मैंने केवल इसका प्रारंभिक भाग बताया है, इसका इंट्रोडक्शन बताया है सिंप्लेक्स मेथड का। अगले क्वेश्चन में हम मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन की टेबल के द्वारा किस प्रकार से इनका हल करें ये समझना है। 2 वेरिएबल हैं तो आपने बड़ा ग्राफ से भी हो जाएगा, सिंप्लेक्स ही हो जाएगा। 2 से अधिक है तो आपको सिंप्लेक्स मेथड ही यूज करना होगा, कोई विकल्प हमारे पास दूसरा नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। और ये एमकॉम में तो काम आएगा ही, सीए में भी ये पेपर हमारा चलता है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी खूब आता है। तो इसको ढंग से समझने की कोशिश करिए। विद्यार्थी इसको बहुत आप लोग हार्ड मानते हैं, लेकिन अगर टेक्निक इसकी समझ में आ जाएगी तो बहुत सरल मेथड है, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब अगले वीडियो में मेरा मैक्सिमाइजेशन का इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कैसे होगा ये समझना है। थैंक यू सो मच।